स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपने कोर्स को कवर कर रहे होंगे। और इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ चैप्टर 5 की वर्क एंड एनर्जी। आई नो कि पिछले 5 चैप्टर की वीडियो नहीं बनी अभी तक। मैं डायरेक्ट चैप्टर 5 से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, तो इसलिए क्योंकि बहुत से बच्चे भी मेरे कॉलेजेस में हम चैप्टर 5 पे मूव कर रहे हैं। चैप्टर 5 मूव करने के बाद चैप्टर 5 को भी कवर कर रहे हैं, उनके पीछे 4 चैप्टर कवर हो चुके हैं, तो मैं भी उनको साथ साथ लेकर चल रहा हूँ। एंड विद एट द बैक जो पिछले चैप्टर्स के लेक्चर्स हैं वो भी प्रिपेयर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो रहे, वो भी प्रिपेयर हो रहे हैं। हम 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, कंप्यूटर, फिजिक्स। कंप्यूटर का मैं एक तो एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ माइंड सेट से, ठीक है, ओवरऑल व्यू फिर मैं बुक से पढ़ा देता हूँ। लेकिन फिजिक्स के अंदर तो थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा ही कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। इसको आप पहले मैं कंसेप्चुअली नोट्स से आपको पढ़ाऊँगा एंड देन मैं आपको बुक से पढ़ाऊँगा। बुक की मेरे PDF फॉर्म में पढ़ी हुई है पूरी बुक, ठीक है। चैप्टर 5 भी पूरी बुक तो नहीं है, आई डोंट थिंक सो, चैप्टर 7-8 तक ही है, ठीक है। तो और लेकिन चैप्टर 5 भी है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास चैप्टर 5 भी है, जिसे जैसे चैप्टर 5 वर्क एंड एनालिसिस, तो ये मेरे PDF फॉर्म में मौजूद है। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे ये बुक प्रोवाइड किया। उनका नाम है, मैं लेना चाह रहा था पर मैं ले नहीं सकता, उन्होंने मुझे मना किया था। बट खैर जो भी है, ये 2 थिंग्स अपार्ट साइड। तो अभी चैप्टर 5 पे हमें वर्क एंड एनर्जी तो स्टार्ट करते हैं। ये नोट्स हैं, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ना बनाना चाहें तो मर्जी यहाँ पे, ठीक है। ये प्रॉपर सारे नोट्स दिए गए हैं काइनेटिक एनर्जी के, मैंने ये सारे बैठ कर बनाए हैं। ये वर्क एंड एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है जी। और इस ठीक है, सारे के सारे नोट्स हमारे पास हैं, ये पूरे के पूरे नोट्स। एंड इफ अगर आप चाहते हैं ना कि ये आपको नोट्स इसी तरह मिल जाए PDF फॉर्म में, तो आप लोग जाकर डाउनलोड करवा लें, प्रिंटिंग करवा लें। तो ये मैं जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग कर सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन। अभी इसको मैं जोन कर लेते, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। चैप्टर 5 वर्क एंड एनर्जी। वर्क, जैसे कि आपको पता है कि हमने 9th क्लास में ये पढ़ चुके हैं वर्क की डेफिनेशन। When a force acts on a body and produces a change in its position and its not work, मतलब किसी बॉडी पे हम कुछ ताकत लगाएं और उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दें, तो जो उस बॉडी पे फोर्स लगी, मतलब उस बॉडी पे हमने काम की, ठीक है। W = Ft इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, ठीक है। अब ये देखो, when a force acts on a body, कोई भी फोर्स बॉडी पे जब हम फोर्स एक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए पता, अब एक बॉडी है, उसको मैं फोर्स लगाई, धकेला, यही बात है, वो अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाएगी ना। जहाँ तक जितनी फोर्स है उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक जहाँ तक हो जाएगी उसकी फाइनल होगी। मतलब क्या हुआ कि उसकी पोजीशन में चेंज आ गया, किसके ने जब फोर्स पे एक्ट की, उसमें क्या हो गया, वर्क हुआ है, सिंपल, ठीक है। अब द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, वर्क। आप कहेंगे सर डॉट प्रोडक्ट में कॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं आएगा, कॉस रिटर्न को ले रहे हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ था, साइन थीटा वो पढ़ने के लिए होता है, तो वो ना जीरो कैंसिल आउट हो जाता है। इसलिए हम जब हम इसको उसके बाद पढ़ने का कंपोनेंट्स में सॉल्व किया था, जो साइन थीटा था वो पढ़ने का था, वो कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद कॉस थीटा बचा था, तो कॉस थीटा का हम यूज़ करते हैं, कॉस किसमें आता है, डॉट प्रोडक्ट में आता है, इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ले रहे। तो डेफिनेटली ये भी बन सकती है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, ठीक है। अगला है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी टू द टू विद द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, वो फोर्स का वो डॉट प्रोडक्ट जो हमने जिस तरह से बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया हो उसे वर्क कहते हैं, सिंपल। या पहले डेफिनेशन ये दो याद कर लें, दो याद करना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। मैथमेटिकली W = FT, F भी वेक्टर है, D भी वेक्टर है, उसके ऊपर ये एरो हेड लगाए हुए हैं। बोल्ड लेटर से लिखना है, बोल्ड लेटर से लिखने, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप इससे लिखेंगे, क्योंकि बोल्ड लेटर वो समटाइम इतने विजिबल होते नहीं है, एग्जामिनर जल्दी में चेक कर रहे होते हैं, वो देखते नहीं कि बोल्ड है क्या है, वो बस जो एरो हेड नजर नहीं आता था हम क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी में पेपर चेक करते हैं। इसलिए आप ये लगाएंगे तो प्रोमिनेंट रहेगा। अगर आप ब्लू से लिख के ऊपर ब्लैक से ये लगा देंगे ना, तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा और इससे विजुअली भी एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एग्जामिनर उस वजह से टेक मार जाता है, क्योंकि वो उस वक्त इतना टाइम नहीं होता, वो 5 तो कितने पेपर चेक करने होते हैं, ठीक है। तो और लाखों की तादाद में, तो उसने इन चीज़ों को इतना वो नहीं फिर देखता, पूरा क्वेश्चन को ऐसे बैठ के नहीं पता होता है। डेफिनेशन मैथमेटिकल फॉर्म हेडिंग्स देखते हैं, मेन हेडिंग्स को प्यारा करके, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम इसमें करके ना आपने करना है, ताकि प्रोमिनेंट फील आए, एक ऐसी विजुअली
अच्छा लगे, क्योंकि जब कोई चीज़ विजुअली अच्छी लगती है ना, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ना, इससे भी आप किसी होटल में जाओ ना तो आप बाहर से जब उसकी लुक देखोगे ना, तो बाहर से लुक बहुत ज़्यादा अच्छी है ना, तो आप उससे अट्रैक्ट हो जाओगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप तो पीछे से जैसे बाहर से बोलेंगे ना, आपने अगर टेस्ट चेक नहीं किया तो यही जो सेम चीज़ है ना, ये इसमें भी आ जाती है आपके प्रेजेंटेशन में भी। जब आप प्रेजेंटेशन अच्छी करोगे, अंदर क्या लिखा है वो इतना नहीं देखी, वो देखेंगे अच्छा वर्क का डेफिनेशन, मैथमेटिकल फॉर्म, ऐसा यूनिट, डायमेंशन, नेचर, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, मैंने मिनिमम वर्क, मैक्सिमम, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ, जब वो सारी चीज़ दिखनी ना, कहेंगे यार ओके वो एक्सेप्ट जाएंगे, टिक मार देते हैं। क्यों आपका यार आपको इतना नॉलेज कैसे है यार, क्योंकि मेरे बहुत से जो कलीग्स हैं साथ में, वो फेडरल बोर्ड में एज अ चेकर के तौर पे हैं, सुपर चेकर के तौर पे। एक चेकर होता है, एक सब चेकर होता है, इसके ऊपर सुपर चेकर होता है जो एंड करता है सब, जो फाइनल रिजल्ट देता है। तो वो कहते हैं कि यार अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं तो स्टूडेंट ने ठीक भी लिखी होंगी पर वो गलत कर जाते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में, तो उसमें स्टूडेंट की थोड़ी सी मिस्टेक होती है। स्टूडेंट शुरू में गप लगा लेते हैं, एंड में आके मेन चीज़ देखते हैं। एग्जामिनर को शुरू में मेन चीज़ चाहिए होती है, तो है ये भी साथ साथ टिप्स होंगी बोर्ड की, मैं आपको साथ साथ दिया करूँगा ना। कभी बैठ जो टॉपिक W टू एफ डी एफ डॉट डी डॉट प्रोडक्ट, जैसे कि हमने चैप्टर 2 वर्कर्स में पढ़ा हुआ था प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर में, कि हम कॉस थीटा लगाएंगे, डॉट प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर देंगे और उसके मैग्नीट्यूड लिख देंगे, एफ डी कॉस थीटा आ जाएगा। थीटा से एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, वो एंगल है जिसपे फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे इसी को बन सकता है। अ बॉडी मूविंग मस्ट हैव चेंजिंग, कि जब बॉडी मूव करेगी तो इसमें क्या चेंज होगा, पॉजिटिव पोजीशन वेक्टर, एक्सेलरेशन, स्पीड या वेलोसिटी या ऑल ऑफ दिस। अब जिसको नॉलेज नहीं होगी ना, वो ऑल ऑफ दिस रहेगा, कहेगा यार एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है, मतलब बॉडी मूव कर रही है, स्पीड भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो रहा है, ऑल ऑफ दिस में इसीलिए दिया अच्छा, तो ऑल ऑफ दिस पर क्लिक कर देगा। लेकिन नहीं, पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है क्योंकि पोजीशन में चेंज आ रहा है। एक्सेलरेशन आती है जब होता है, अब ये मस्ट है चेंज चेंज हो सकता है बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करिए, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही ना हो रहा हो, बात है ना। ये ऑल ऑफ दिस में नहीं आता है, पोजीशन वेक्टर आता है। ऐसा यूनिट इसके न्यूटन मीटर है, वाई फोर्स, एफ डी डिस्प्लेसमेंट, मीटर आ गया न्यूटन मीटर, ठीक है। अब न्यूटन, अब इस और जिसको हम जाउल के तौर पे भी लिख सकते हैं, इसकी डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी इन वाट स्क्वायर, ओके। इसके बाद और जो न्यूटन है वो बेसिकली किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है, किलोग्राम m-2, ठीक है। तो इसलिए m-2 s-1 ये भी होता है, तो उसमें आई थिंक तो यही होता है, मुझे भी याद है, ठीक है। डायमेंशन की ये एम स्क्वायर टी स्क्वायर आप तो कंफर्म कर लीजिएगा। और इसकी नेचर स्केलर क्वांटिटी है, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाते हैं। वर्क डिस्प्लेसमेंट है, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स अलोंग द अराउंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम जब एफ एक्स कंपोनेंट लेंगे, एक्स कंपोनेंट तो एफ एक्स का थीटा आ जाएगा। अब इसमें नेशन हम इसके देंगे, ये डायग्राम है सारे। अब केसेस दो होंगे जिसमें एक में होगा मैक्सिमम, एक में होगा मिनिमम। एज यू नो के कॉस थीटा जब जीरो होता है तो वो मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो मतलब जो वर्क है वो मैक्सिमम तब होगा जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे जब, ओके। एफ कॉस थीटा क्या वैल्यू पुट करेंगे, जीरो, तो पैरेलल में एक ही लाइन में होते हैं तो जीरो होंगे, तो 0 1 एफ टी कॉस थीटा मतलब मैक्सिमम। मिनिमम में कब होगा, जब दोनों पैरेलल होंगे, ये दोनों पैरेलल है तब जीरो आ जाएगा, ठीक है। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग आर इक्वल टू 0। अब पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब थीटा एंगल डिस्प्लेसमेंट के और फोर्स, जब थीटा एंगल है ना, जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का मान है वो 0 और 90 के बीच में होगा, तब पॉजिटिव होगा। 90 तक, 90 से, अब जब 90 से 80 के एग्जाम में जाएगा ना तो वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ भी ये लिखा है व्हेन द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इन सेम डायरेक्शन as displacement, then work is taken as positive. Whenever angle between force and displacement is between 0 and 90 degrees, then the work is will be positive. Negative work में भी ऐसी है कि when the angle between the force and displacement is between 190 and 180, then the work is negative. Simple, इसमें बस ये लाइन लिख दो, इतनी ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है।
आगे आ जाता है हमारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अ ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, वो ग्राफ जो प्लॉट किया जाए फोर्स में जो एक बॉडी पे एक्ट हो रही है एंड डिस्प्लेसमेंट कवर बाय जो जिसके दरमियान डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, उसको हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कहेंगे। इसमें को फोर्स कांस्टेंट है। एक सेकंड से विजिबल नो, इसमें गलत हो गया कुछ, हाँ सही। तो इसमें जो है फोर्स कांस्टेंट हम ले रहे हैं। तो मैं पहले बता दूं इसमें आगे पर हमने वेरिएबल फोर्स भी लेना है, फिर कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट या उसका कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, और फिर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द वर्क बाय द बॉडी। फॉर दिस वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। में कह रहे हैं कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं वर्क फाइंड करने के लिए, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करना पड़ेगा, मतलब इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल एबीसी। वो हमारे पास है नहीं। एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है इसमें, ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ सी। ओ ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4, ओ सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 6, 6 इंटू 4 24, वर्क इज 24 जाओ। अब यहाँ पे एक और एमसीक्यू दिया है, वर्क डन बाय द ग्राफ इज। अब यहाँ पे वर्क डन बाय द ग्राफ इज, यहाँ पे 3f है, यहाँ पे 4f है। ठीक है, यहाँ पे 3f है, यहाँ पे 4f। अब 4, अब जो आपके पास है ना ये f, एक सेकंड मैं आपको जूम कर देता हूँ। ये हाँ ठीक है, ये एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो एरिया है वो आपके पास है 6, और इसका जो है 1, 6 + 1 7, 7 है 3। अब जो नेक्स्ट यूज है एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको कह रहा है कि हमें इस एरिया का ट्राइंगल का एरिया दे। ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला होता है 1 हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जब हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा तो ब्रेथ इसकी जो है वो है 3 और हाइट 2, 3 इंटू 2 6, 6/2 3, 3 इज आंसर। मतलब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। अब हाफ है मतलब 2 भी नीचे डिवाइड हो रहा है, तो 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर। एंड है जो आंसर। हो सकता है बोर्ड में यहाँ पे 6 भी दे दे, आप डायरेक्ट करेंगे 3 2 6, आप ऐसे मार देंगे। लेकिन यू हैव टू बी कॉन्शियस। ठीक है, अब जैसे मैंने ऊपर आपको बताया ना, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। जब फोर्स वेरिएबल होगी तब जो वर्क होगा वो क्या होगा। ठीक है, अभी मैं काम करने से इतना सब स्कैन कर के ना, लेकिन उसके बावजूद भी इतना नीट नहीं आ रहा, पता नहीं क्या ही मसला है। बट है, इसको पढ़ते हैं हम। समटाइम्स द फोर्स कैन नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क। हम कह रहे हैं कि कभी कभार जब वर्क हो रहा होता है तो फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है, पहले नहीं रहती समटाइम। ठीक है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क और इलास्टिक। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जब वर्क कर रही होती है तो उसकी डिफरेंट पॉइंट में डिफरेंट पोजीशन होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स की भी अपनी वेरिएबल फोर्स होती है, और रिस्टोरेशन फोर्स की भी अपनी डिफरेंट होती है। इन सच केसेस वी हैव टू डिवाइड द कंप्लीट पाथ इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स, अज्यूमिंग दैट फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ईच स्टेप। अब ये सारे डेरिवेशन है जब हम बैठ के होगी, और फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और वेरिएबल फोर्स। ठीक है, ये वर्क डन। तो वेरिएबल फोर्स वाला भी हम कर लेंगे, और वेरिएबल जो है ये वाला भी कर लेंगे। और असाइनमेंट जो है वो नहीं वर्क करेंगे हम, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे। टोटल इस तो मैं 2 ही लेक्चर बनाऊंगा। थिंक है, मैं सोचा हुआ है तो 2 ही लेक्चर बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं बना सकते। वर्ड है वेरिएबल फोर्स हम। ठीक है, यहाँ पे आगे हम यहाँ पे लेट अ बॉडी मूव, हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बॉडी ने मूव किया वेरिएबल फोर्स के अंडर। अब हमने जब टोटल वर्क कैलकुलेट करना है, हम इसके पहले डिस्टेंस को छोटे नंबर में डिवाइड करेंगे, फिर इसके फोर्स को डिवाइड करेंगे, एंड में सबको ऐड कर देंगे और फिर समेशन बन जाएगा इन सब का। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट को किया डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 अप टू डेल्टा एन इंफिनिटी, सो दैट द फोर्स F1 F2 F3 अप टू Fn रिमेन कांस्टेंट। अब नाउ जब हमें वर्क करना है ना, F1 डेल्टा वी डेल्टा T1 cos थीटा,
सिमिलरली वर्क 2 भी ऐसे आएगा एंड फॉर द लास्ट स्टेप एफ एन भी इस तरह आ जाएगा। ये सारे हमने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। एक सेकेंड, अब ठीक है। सो द टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी विल बी डब्ल्यू इंटू W1 W2 W3। आप W1 की वैल्यू पुट करेंगे, W2 की वैल्यू पुट करेंगे, W3 की वैल्यू पुट करेंगे, तो सो ऑन करेंगे एंड पे समेशन डाल देंगे। W1 की वैल्यू क्या आती है F1 D1 cos theta 1 डाल दी। W2 की वैल्यू क्या थी F2 डेल्टा D2 cos theta 2, वो आगे। F की वैल्यू क्या थी Fn डेल्टा Dn cos theta n प्लस, वो आ गया। अब हमें समेशन डालना है I इज इक्वल टू 1 n F1 cos theta I डेल्टा Di। इसमें पहले लिखने के बाद में वो एक चीज़ है, ठीक है। अब जो है वो ये आ जाता है हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ ओके, थोड़ा सा जूम आउट, और ये फट जाएगा पिक्सल से, मुझे लगा रहा है। ऐसे इसको आराम से, ठीक है। एक सेकंड, अगर मैं बुक में देखता हूँ, अगर बुक में है तो मैं बुक से समझा देता हूँ कि यहाँ बहुत ज़्यादा उन्होंने पिक्सल्स के ना फट रहे हैं अब। नहीं, बुक में आई थिंक तो है बट वो इतना विजिबल जो है वो नहीं है। जैसे यहाँ पे देखें वर्क टोटल है, ऐसे टोटल सा मैं यहीं से समझा देता हूँ। and work calculate करना along the four displacement graph by variable force we have to measure the under the graph area में graph area काउंटर में ये करना है। ये वही है सारा, बट इसने थोड़ा सा हमने इसको एक्सप्लेनेशन में दी है, तो हाँ ठीक है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट we can get approximate of the area of the adding, इसमें भी हमने, अच्छा इसको वही इक्वेशन है। अब इसमें हमने to find the error in area calculation we apply limit। अब हमने इसमें यदि पता एरर कैलकुलेट करना है तो हम लिमिटेशन लेंगे डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। बाकी आगे सारी इक्वेशन वही रहेगी। मैं आपको बुक पे ले जाता हूँ इसका, वो जैसे ये हमने यहाँ से फाइंड की थी। यहाँ पे मैं W3 क्यों बोल रहा था, वहाँ पे W3 नहीं था, मुझे पता था बुक में है तो मैं W3 बोल रहा था ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। है यहाँ तक आगे, आगे बुक में यहाँ तक तो आगे एरर वाला बना रही थी, वो मैं बनाया था उस टाइम पे नोट्स में बैठ के, तो मैं आगे करता गया। वो मैं जब नोट्स बनाता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, तो मैं बनाता ही जाता हूँ बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें वर्क डिवाइड ऑन प्रोजेक्ट इज अ स्केलर डॉट प्रोडक्ट, ये एफ डी आ गया, ठीक है। यूनिट ऑफ वर्क क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। डिपेंडेंस ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। जीरो वर्क कब होगा, जब 90 होगा। नेगेटिव वर्क कब होगा, जब ये थीटा 90 और 180 के दरमियान होगा। पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब 0 90 के दरमियान में थीटा होगा। डिपेंडेंस ऑफ वर्क, द वर्क डिपेंड अपॉन द फोर्स, फोर्स पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट डी पर डिपेंड करता है, और एंगल थीटा इन दोनों के दरमियान उस पर डिपेंड करता है। अब ये आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये मैंने आपको वहाँ पे सारा समझा दिया है। यहाँ पे सारी कैलकुलेशन भी है। मैं अगर आप चाहते हैं कि इसके नोट्स आपको दे दूँ तो या तो आप यहाँ से, तो मैं आपको आपके आप स्क्रीन शॉट ले लें, यहाँ तक ले लिया, ओके। हाँ अब इसके ले लें आप स्क्रीन शॉट, ले लिया। इसके अब आप ले लें मैक्सिमम मिनिमम, पॉजिटिव वर्क ले लें, नेगेटिव वर्क पर इसका ले लें, ले लिया, ओके। इसके अब ले लें हम, आप लेना चाहते हैं तो इसके ले लें। इसके जल्दी से करना है आपने, इसके बस यहाँ तक आप लेने आगे जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं तो मैं उसका पीडीएफ फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगर नहीं तो फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपने, ठीक है। तो बेसिकली ये था आज का हमारा टॉपिक, एंड जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे, और साथ साथ मैं पिछले लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दें इजाज़त, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछें, मैं कमेंट्स पे अलग से एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा उनके आंसर। अपना ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।